हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर डेली करंट अफेयर्स सीरीज बियॉन्ड हेडलाइन, जहाँ मैं आप लोगों के सामने रोज़ कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आता हूँ। तो आज मैं आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ फ्रॉम वेरियस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, है ना। जैसे द हिंदू हुआ, द इंडियन एक्सप्रेस हुआ, द टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ। तो ये जो टॉपिक मैं जो चूज़ करता हूँ बच्चों, वो आपका ओपीएससी प्रीलिम्स जो होने वाला है दिसंबर 15 में, वो डेफिनेटली हेल्प करेगा। और आगे चल के जो आपका मई में यूपीएससी का प्रीलिम्स आने वाला है, उसमें भी आपको ये टॉपिक जरूर हेल्प करेगा। और जैसा मैं टॉपिक ये प्रिपेयर कर रहा हूँ, उससे आपका ना तो केवल प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर आ सकता है, बल्कि ये मेंस में भी जो कंटेंट मैंने यूज कर रखा है इसमें, उसको आप मेंस में भी एज इट इज लिख सकते हो टू गेन एन एक्स्ट्रा एज। तो ये जो सारे टॉपिक को मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा, और सारे टॉपिक के बाद मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है आपको। आप वीडियो पॉज करोगे और कमेंट बॉक्स पे आप उसको आंसर कमेंट करोगे। कंप्लीट जो आज का सेशन का पीडीएफ है, उसको अगर आपको एक्सेस करना है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ओपन टेलीग्राम ग्रुप है। तो वहां पर जाके आज का सेशन का पीडीएफ और मेरा पहला जितने भी सेशंस हुए वो सब पीडीएफ आपको वहां पे उस ग्रुप में मिल जाएंगे। आते डिस्कस करते हैं। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया बच्चों 5 है, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है वो है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, फिर है इंडियन सेक्युलरिज्म वर्सेस वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, देन है हिमालयन ग्लेशियर लेक, मिल्क मीट एक्ट प्रोडक्शन, ट्राइबल काउंसिल। आइए इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं और समझते हैं क्या है। तो जो पहला टॉपिक है, देखिए, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। ये न्यूज में इसलिए, देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं तमिलनाडु और कर्नाटका। तो तमिलनाडु और कर्नाटका, एक पेनर रिवर उनके बीच में जाता है, पेनर रिवर। अब इसके पानी का यूटिलाइजेशन को लेके आपस में लड़ रहे हैं। कर्नाटका वाला उसको दे नहीं रहा तमिलनाडु को पानी यूज करने, तमिलनाडु बोल रहा है कि नहीं, तो ये मुझे कर्नाटका वाला यूज करने नहीं दे रहा। तो इन दोनों में ये पेनर रिवर को लेके प्रॉब्लम हो रहा है। तो इंडिया में आपको बहुत सारा ऐसा मिलेगा, जैसे बेटवा और सोन रिवर में भी ये लेके चल रहा है मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर आपका तमिलनाडु और केरला के बीच में भी ऐसा हो रखा है पेरियार रिवर को लेके। तो ये जो है स्टेट आपस में एक रिवर को जो किस तरीके में, किस प्रोपोर्शन में वाटर शेयर करेंगे, उसके लिए हमेशा डिस्प्यूट में रहता है। रिसेंटली अब देखो पेनार रिवर पे डिस्प्यूट आ गया बिटवीन दूस 2 स्टेट्स, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव, जब भी कोई स्टेट, 2 स्टेट, 2 और मोर स्टेट जब भी एक रिवर को लेकर लड़ते हैं कि कौन कितना वाटर शेयर करेगा, उसके लिए पार्लियामेंट में अंडर, इसके कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है। उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को हम पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज आर्टिकल 262, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा प्रोविजन है, इसके लिए बना रखा है, दैट इज आर्टिकल 262, जिसमें वो पार्लियामेंट को ऑथराइज किया गया है, जब भी 2 स्टेट या 2 से ज्यादा स्टेट अगर पानी के लिए लड़ रहे, रिवर वाटर के लिए अगर लड़ते हैं, तो पहला क्या है, पार्लियामेंट एस्टेब्लिश करेगा रिवर बोर्ड एक्ट। ये रिवर बोर्ड एक्ट के तहत क्या होगा, एक बोर्ड, रिवर बोर्ड एस्टेब्लिश होगा इन द कंसल्टेशन द स्टेट गवर्नमेंट, ताकि लोग म्यूचुअली, 2 स्टेट है वो आके डिस्कस कर पाए, म्यूचुअली इस मैटर को सॉल्व कर पाए। बट जानने इंटरेस्टिंग बात यह है, आज तक कभी भी एक रिवर बोर्ड का क्रिएशन आज तक हुआ नहीं है। ये प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट आज तक रिवर बोर्ड, जैसे अगर बन सकता था तो पेनार रिवर बोर्ड बन जाता, या महानदी रिवर बोर्ड बन सकता था, या पेरियार रिवर बोर्ड बन सकता था, बट आज तक ये जो रिवर बोर्ड है अभी तक कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ। सेकेंड जो प्रोविजन है, जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, पार्लियामेंट ने इसको इनैक्ट किया है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फीचर ये है, अगर 2 स्टेट अगर लड़ रहे हैं पानी के लिए, तो सबसे पहले सेंटर मीडिएटर बन के सॉल्व करना चाहेगा दोनों स्टेट का, है ना। जैसे तमिलनाडु कर्नाटका अगर लड़ रहे रिवर को लेके, पेनार रिवर को लेके, कौन कितना पानी यूज करेगा, सेंटर इसमें बीच में आएगा। सेंटर ट्राई करेगा मीडिएट करने का कि भाई तुम ये ले ले, तुम इतना प्रोपोर्शन यूज कर, तुम इतना प्रोपोर्शन यूज कर, खुश रहो। अगर सेंटर का बात भी नहीं मानेगा, तो फिर पार्लियामेंट क्या करेगा, एक पावर है इसके अंदर, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के अंदर ट्रिब्यूनल बनाने का, एक स्पेसिफिक रिवर ट्रिब्यूनल बनेगा, ठीक है। जिस तरीका से, जैसे बहुत सारा रिवर एग्जांपल है आपका, कावेरी रिवर ट्रिब्यूनल बन रखा है, गोदावरी रिवर ट्रिब्यूनल बन रखा है, तो इस तरीके से ट्रिब्यूनल बन रखा है। तो ट्रिब्यूनल बन रखे हैं, और ये ट्रिब्यूनल बहुत स्पेसिफिक पर्पस होता है, बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि ये जो ट्रिब्यूनल जो जजमेंट देता है ना, उसको इवन सुप्रीम कोर्ट भी नलीफाई नहीं कर सकता। ये ट्रिब्यूनल इतना पावरफुल ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल इज जस्ट लाइक ए कोर्ट, ठीक है, क्वाजी जुडिशियल कोर्ट होता है वो। जो ये ट्रिब्यूनल डिसीजन लेता है ना, उसको सुप्रीम कोर्ट भी उसको क्वेश्चन में नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट भी उसको नलीफाई करने के लिए सोचेगा, ठीक है।
आर्टिकल 141 है वो तो आर्टिकल 142 है सुप्रीम कोर्ट का, उससे तो कुछ भी वो नलिफाई कर सकता है, बट एट प्राइमा फेसी जो भी रिवर ट्रिब्यूनल का डिसीजन होगा वो दोनों स्टेट्स को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रोविजन आपका बन रहा है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है। फिर इसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दे रखा है जो आ रखा है यूपीएससी में, इसको आप वीडियो पॉज करिए, इसको कमेंट करिए आंसर बॉक्स में। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इंडियन सेक्युलरिज्म वर्सेस वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, ठीक है। तो जैसा मैंने कल का वीडियो में आपको समझाया था, सेक्युलर जैसे कल हमारा क्या था 75th कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्शन डे था ना, 75 साल हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म हुए हुए, ठीक है, जो कि नवंबर 26 1949 में हुआ था। उसमें जो कल चर्चा हम लोग किए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का, ठीक है, कल हम लोग चर्चा किए थे उसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट का 1976 इसमें हम अमेंडमेंट चर्चा किए थे। तो क्या था कि कुछ ग्रुप ऑफ पेटिशनर लोग सुप्रीम कोर्ट में केस डाले, पिटीशन फाइल किए हैं कि जो 42nd अमेंडमेंट, जो प्रीएम्बल आज तक एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, प्रीएम्बल सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या इंट्रोड्यूस किया गया था बच्चों, SSI, सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये अमेंडमेंट किया गया था। तो कुछ पेटिशनर लोग जाके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाले हैं कि जो अमेंडमेंट हुआ था ना प्रीएम्बल में 1976 में, वो प्रेशर से हुआ था, उस समय इमरजेंसी सिचुएशन चल रहा था 1975 में, इंदिरा गांधी ने जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर नहीं था, वो प्रेशर से ये किया गया था बिकॉज ऑफ इमरजेंसी में। बट सुप्रीम कोर्ट जो हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है संजीव खन्ना, उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने बोला कोई प्रेशर नहीं था, कोई इमरजेंसी की वजह से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, बल्कि ये एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं गया था हमारे प्रीएम्बल में कि वी आर सोशलिस्ट रिपब्लिक, वी आर सेक्युलर एंड वी ऑल्सो फॉलो द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये प्रोविजन को ऐड किया गया ऐसा, बट इसके प्रीएम्बल में इम्प्लिसिटली ये सब टर्म था। हमारे फोर फादर जो थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, ये सब टर्म्स को ऑलरेडी वो डिसाइड करके ही प्रीएम्बल बनाए थे, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था। तो कुछ भी एडिशनली या प्रेशर में आके ये टर्म या अमेंडमेंट किया नहीं गया था प्रीएम्बल को। हालांकि अभी भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लिविंग डॉक्यूमेंट मानते हैं। अगर जैसा नीड चेंज होगा तो प्रीएम्बल अभी एक बार अमेंड हुआ तो आगे जाके और भी अमेंड हो सकता है, ठीक है। पार्लियामेंट चाहे तो अंडर आर्टिकल 368, ठीक है, कल ये भी डिस्कस किए थे, अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट चाहे तो प्रीएम्बल को अमेंड कर सकता है, क्योंकि लिविंग डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ना, जिस जैसा रिक्वायरमेंट आएगा, जैसा नीड आएगा, चेंजेस कर सकता है पार्लियामेंट। तो यही है, बट इसमें ये बात डिफरेंस जानने का कि हमारा सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में बहुत डिफरेंस है। देखो बच्चों, ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका मेंस में भी इसको आप कोट कर सकते हो। तो पहला आते पढ़ते व्हाट इज सेक्युलर। सेक्युलर मतलब होता है कि ये जो स्टेट है, जो नेशन है, वो कोई भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता। देयर शुड बी ए स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन व्हाट रिलीजियस एंड स्टेट, ठीक है। स्टेट और रिलीजन एक नहीं हो सकते, बहुत ही डिफाइंड सेपरेशन रहेगा स्टेट और रिलीजन के बीच में। मतलब कोई भी स्टेट कोई पर्टिकुलर रिलीजन, कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को एक स्टेट सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। बट इसमें भी हमारा डिफरेंस है इंडियन और सेक्युलर वेस्टर्न में। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म ना पूरा स्ट्रिक्ट है अपना रिलीजन इसको लेके। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में देयर इज ए कंप्लीट सेपरेशन और स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं है। वेस्टर्न नेशन वाले बिल्कुल भी इंटर रिलीजन को लेके इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे, बट इंडियन सेक्युलरिज्म में ये ट्विस्ट है। इंडियन सेक्युलरिज्म क्वाजी सेक्युलरिज्म बोल सकते हैं हम। इसमें हालांकि वो इंटरफेयर नहीं करता बट रेगुलेट करता है। इंडियन सेक्युलरिज्म में क्या करता है स्टेट कैन रेगुलेट वेरियस रिलीजियस प्रैक्टिसेस। एग्जाम्पल क्या था, सबरीमाला इशू है ना, जो पे मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन को अलाउ नहीं किया जा रहा था, तो उन्होंने जो पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट ने, बोला गया दिस इज ए ह्यूमन डिस्क्रिमिनेशन, है ना, राइट टू इक्वलिटी को वायलेट कर रहा है। तो जब भी कुछ ऐसा रिलीजियस प्रैक्टिस होता है जो कि कॉन्ट्राविन करता है अदर फंडामेंटल राइट्स को, जैसे राइट टू इक्वलिटी हुआ है ना, डिस्क्रिमिनेशन को अगर प्रमोट करता है, तो वो उसमें स्टेट आएगा ही आएगा, स्टेट उसको आके रेगुलेट करेगा। तो यही डिफरेंस है बच्चों, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में स्टेट बिल्कुल भी इंटरफेयर या रेगुलेट नहीं कर सकता है, बट इंडियन सेक्युलरिज्म में स्टेट रेगुलेट करता है। अनदर एग्जांपल मैं देता हूं आपको, मदरसा। मदरसा क्या है, एक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, बट स्टेट उसको रेगुलेट कर सकता है। उसका करिकुलम, उसका सिलेबस, उसका एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट उसको रेगुलेट कर सकता है, बट यूएसए में ऐसा अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगा तो कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकता।
तो यही डिफरेंस है बच्चों इंडियन सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस टॉपिक. ठीक है, पूछ लेगा व्हाट इज डिफरेंस इन इंडियन सेक्युलरिज्म एंड वेस्टर्न सेक्युलरिज्म. तो मैंने ये लिख रखा है यहाँ पे देखिए. In the later, in the Western secularism, India and religion, the state and religion, they are strictly separated, and government doesn't interfere in religious affair. Western countries में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, बट इंडिया में क्या होगा, इंटरफेयर होगा. इंटरफेयर तो नहीं करेक्ट वर्ड होगा, रेगुलेट करता है. इंडिया में रिलीजियस प्रैक्टिसेस रेगुलेट होगा और होना चाहिए, है ना. जो अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जैसे सबरमिला केस हो गया, मदरसा केस हो गया, तो इसमें रेगुलेट करने स्टेट जरूर पहुंचेगा. दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंडियन सेक्युलरिज्म एंड वेस्टर्न सेक्युलरिज्म. नाउ कमिंग टू थर्ड टॉपिक, हिमालयन ग्लेशियल लेक. ठीक है, तो ये एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों. होता क्या है ग्लेशियल लेक? ठीक है, जब ग्लेशियर पिघलता है तो क्या वो क्या पानी में बनेगा, तो जो लेक बनता है. तो ये देखा जा रहा है न्यूज में, इसलिए है ये जो हिमालयन ग्लेशियल लेक है ना, इसका जो नंबर बढ़ते जा रहा है. मतलब हर दिन एक नया ग्लेशियर लेक बनते जा रहा है. तो प्रॉब्लम क्या है बच्चों? आप लोग बोल रहे हो क्या ठीक है, तो ग्लेशियर लेक बनने में क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है क्योंकि जो हिमालयन का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको फ्रीज होकर रहना. ग्लेशियर भी बहुत जरूरी है. अगर बहुत जल्दी रैपिडली ग्लेशियर अगर मेल्ट होता है ना, बिकॉज जैसे अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हमारा जो डेवलपमेंट जो हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर से, हिमालयन में रोड बना दे रहे हैं. अब एक वर्ड आता है बच्चों, कैरिंग कैपेसिटी. ठीक है, एक वर्ड आता है दैट इज कैरिंग कैपेसिटी. तो हिमालयन इकोसिस्टम में ना इतना आप देख लो ना, टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है. सब हिमालयन स्टेट टूरिज्म के लेके रोड बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं. तो हिमालय का कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम है. इसे सबको बैलेंस करने के लिए, सबको सस्टेन करने के लिए, इतना हेवी बिल्डिंग, इतना हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड. ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, जिससे आप देख रहे हैं डिजास्टर हो रहा है, एवालांच हो रहा है. और ये सब तो है क्योंकि हिमालय कैरिंग कैपेसिटी कम है. अब जो ग्लेशियर लेक जो बन रहा है, जो रैपिड जो आइस जो ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहा है ना क्लाइमेट चेंज की वजह से, उससे क्या हो रहा है, जो ग्लेशियर लेक ज्यादा बढ़ जाए तो ग्लेशियर लेक ज्यादा होने से क्या होगा बच्चों, फ्लड हो रहा है. हिमालयन रीजन में फ्लड फ्रिक्वेंट हो गया. फ्लड फ्रिक्वेंट हो गया. अगर फ्लड फ्रिक्वेंट है तो ये क्या रेस करेगा, लैंडस्लाइड फिर बढ़ जाएगा, है ना. अगर पानी अगर कुछ माउंटेन एरिया में अगर क्या करता है, पानी उसको हेवी कर देता है तो लैंडस्लाइड फ्रिक्वेंट हो जाएगा. तो बहुत सारा ऐसा डिजास्टर हो रहा है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ ग्लेशियर लेक इन हिमालयन रीजन. तो ग्लेशियर लेक का बहुत इंपॉर्टेंस है इस बार. ठीक है, आ सकता है आपका इस पर प्रीलिम्स में. तो एनजीटी इज नोटिस टू सेंटर ऑन एक्सपेंशन ऑफ ग्लेशियर लेक, इसलिए न्यूज में था. ग्लेशियर लेक होने से क्या होगा बच्चों, नेचुरल डिजास्टर बहुत होने का चांसेस है, जैसे फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड. ठीक है, तो इसको कंट्रोल करना है ताकि ग्लेशियर लेक नहीं हो पाए. एक इसका एक्चुअली ग्लेशियर लेक से एक फेनोमेना रेज होता है, दैट इज अ टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर दैट वी कॉल्ड एज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट. ठीक है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट. इतना अगर लेक बन जाएगा, पानी अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या फ्लड में आउटबर्स्ट होगा और आसपास के जो एरियाज है वो डूब जाएगा, फ्लड हो जाएगा, लैंडस्लाइड होगा, पहाड़ फिसलेगा, है ना. तो ये सब जो है चीजें आ रहा है. तो क्वेश्चन में दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट पे. फिर ये देखो, ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया ना बच्चों कि यूपीएससी ना कभी कभी पूछ लेता है ट्रेंड, या फिर ओपीएससी पूछ लेता है कि कौन इंडिया का रैंकिंग कर देता है ये कॉमोडिटी प्रोडक्ट को लेकर, कि मिल्क में प्रोड्यूशन में इंडिया का रैंक क्या है, एग प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक क्या है, मीट का एक्सपोर्ट में इंडिया का रैंक क्या है. इसलिए मैं टॉपिक चूज किया बच्चों कि देखा गया मिल्क, मीट एंड एग का प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ गया है. ठीक है, इसमें जानने की बात यह है कि इंडिया इज द टॉप इन मिल्क प्रोडक्शन एंड सेकंड इन एग प्रोडक्शन ग्लोबली. ये जानने की बात है. इंडिया इज सेकंड मोस्ट, जो वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट, मिल्क. सॉरी, इंडिया इज द टॉप प्रोड्यूसर, इंडिया इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड सेकंड मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग इन द वर्ल्ड. ये नोट करिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट मिल्क में, ठीक है, टॉप प्रोड्यूसर एंड सेकंड टॉप प्रोड्यूसर इन एग. अब फिर उसके अंदर आते हैं कि मिल्क में कौन सा स्टेट, इंडिया कौन सा स्टेट ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज उत्तर प्रदेश. अगर उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट, ठीक है, प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन इंडिया. ठीक है, फॉलोड बाई एट द टॉप अमंग स्टेट, फॉलोड बाई राजस्थान, मध्य प्रदेश थर्ड से अरेंज है. एग में आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क करेंगे. उत्तर प्रदेश इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड आंध्र प्रदेश इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ एग.
ठीक है, फॉलोड बाय तमिलनाडु। इस टाइप से क्वेश्चन आ रखा है और आएगा भी, ठीक है। कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, ट्राइबल काउंसिल, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है दो टाइप शेड्यूल 5 एक स्टेट्स होता है, शेड्यूल 6 स्टेट्स होता है, ठीक है। शेड्यूल 5 में जो जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा होता है तो उसको शेड्यूल 5 में 9-10 स्टेट है, उसको शेड्यूल 5 में रखा गया है। और शेड्यूल 6 में कुछ स्टेट रखा गया जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, इनके शेड्यूल 6 स्टेट्स में आते हैं। तो शेड्यूल 6 स्टेट्स में क्या होता है ना, पहले तो वो लोग बाउंड्री शेयर करते हैं इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ, प्लस वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन कुछ हद से ज़्यादा है, तो उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी देने के लिए वहाँ पे जो गवर्नमेंट, जो वहाँ का लोकल गवर्नमेंट कैसे सेल्फ सफिशिएंटली या आपको बोल सकते हैं सेल्फ सफिशिएंट कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे ऑटोनॉमी दिया जाएगा। ऑटोनॉमी डेट इज 3, ठीक है, 3 टाइप ऑफ ऑटोनॉमी, आप मेंस में भी लिख सकते हैं उसको, 3F बोलते हैं, ठीक है, 3F, फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरी, ठीक है। ये 3F पे फोकस किया जाता है इन लोकल गवर्नेंस, ठीक है। उनको अच्छे से फंड यूटिलाइज करने को दिया जाए, फंड कलेक्ट करने का अधिकार दिया जाए। जैसे आज तक इंडिया में ग्राम पंचायत को टैक्स कलेक्शन करने का अधिकार दिया ही नहीं गया। और जब वो टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे फंड कलेक्ट करके यूटिलाइज कर पाएंगे उनके डेवलपमेंट में, ग्रास रूट डेवलपमेंट होगा नहीं। जो ग्राम सभा है वो लोग स्टेट पर डिपेंडेंट है कि स्टेट वाले उनको पैसा देंगे तब जाकर कुछ प्रोजेक्ट रन कर पाएंगे। तो फंड, फंक्शन, उनको इतना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं दिया गया है, इतना फंक्शन उनको असाइन नहीं किया गया है ग्राम सभा को जो ग्रास रूट लेवल पे, ठीक है। प्लस फंक्शनरी, जो भी उनका इंपॉर्टेंट पोजीशन है वो खाली बस नाम का है। जैसे आप जानते हो पंचायत जो सीरीज आता है ना, उसमें पंचायत एक्चुअली वो होता है वुमेन के लिए, बट क्या पंचायत पति कल्चर एक चल रहा है जहाँ पे फीमेल जीतती है बट उसके सीट में कोई पति उसका खड़ा रह के रूल करता है। तो फंक्शनरी में ही प्रॉब्लम, प्लस इलेक्शन भी टाइम टू टाइम उधर करते नहीं है ग्राम सभा में। तो दीज आर फ्यू प्रॉब्लम्स। तो ट्राइबल काउंसिल इसलिए स्थापित हुआ था, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट हुआ था फॉर ऑटोनोमस, इसको और ही बोलते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बोलते हैं हम, ठीक है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ADC, ताकि ये जो शेड्यूल 6 का जो स्टेट्स है उनको ज़्यादा फ्रीडम मिले अपने स्टेट्स को गवर्न करने के लिए, अपने स्टेट को एडमिनिस्टर करने के लिए, ठीक है। तो वही है, पढ़ते हम लोग क्या है। पहला तो आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका शेड्यूल 6 स्टेट कौन कौन सा है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, दीज आर शेड्यूल 6 स्टेट्स एंड दे आर ऑटोनोमस रीजन अंडर व्हाट 6 शेड्यूल। द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है, इसलिए दिया गया ताकि उनको ज़्यादा ग्रेटर ऑटोनोमी दिया गया है अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए, ठीक है। ग्रेटर पावर दिया गया है उन ट्राइबल काउंसिल को कि वो जो अपना जो लोकल एरिया है, लोकल पंचायत है, उसको अच्छे से एफिशिएंटली रन कर पाए, लोगों के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ला पाए, स्टेट पे ज़्यादा डिपेंड ना हो, अपने ही ऑटोनोमस डिसीजन ले सकते हैं। तो दैट वाज द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल काउंसिल। और ट्राइबल काउंसिल जो है वो गवर्नर ही उसको रेगुलेट करता है, इसमें सेंटर का कोई रोल नहीं है। इसमें जो गवर्नर है स्टेट अपने पास रखता है, गवर्नर इज द रेगुलेटिंग, कुछ भी चेंज करना, कुछ एरिया ट्राइबल काउंसिल में बढ़ाना है, घटाना है तो उसको करेंगे। जैसे ये है, मैंने कुछ लिखा था 6 शेड्यूल है 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अभी तक 4 स्टेट में 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिए। आसाम में कितना है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल BTC, ये कार्बी एंग्लोन ऑटोनोमस काउंसिल एंड दीमा आसा ऑटोनोमस काउंसिल। आसाम में 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जिसका गवर्नर होता है, रेगुलेटिंग बॉडी, ठीक है। मेघालय में ऐसे ये गारो, खासी एंड जयंतिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। त्रिपुरा में एक ही है, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। मिजोरम में क्या, चकमा, लाई एंड मारा, ठीक है, 3 इसमें। तो 4 स्टेट में टोटल 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ट्राइबल काउंसिल क्यों एस्टेब्लिशमेंट होता है मैंने बता दिया, टू कैरी आउट एफिशिएंटली 3F, फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दे रखा है। तो आगे अगर हमारा नया बैच, यहाँ पर डेट फिर से चेंज नहीं हुआ है, तो हमारा नया बैच 2 दिसंबर को लॉन्च हो रहा है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, सीसेट, इंटरव्यू गाइडेंस, सब कुछ आपको फैसिलिटी बुक मेटेरियल अंडर 1 रूप मिल रहा है कौशल IAS में, ठीक है। वी आर द लीडिंग इंस्टीट्यूट इन वेस्टर्न ओडिशा, जहाँ पे पूरा एक्सक्लूसिवली हम IAS और OAS का प्रिपरेशन करवाते हैं आप लोग को, ठीक है। तो जल्दी से अगर आपको रजिस्टर करना है, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कल फिर आपसे मुलाकात होगी विद अनदर टॉपिक्स। थैंक यू।